हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको प्रकाश की भी वीडियो मिलेगी, मतलब चैप्टर नंबर 4 की, और इसमें 57 क्वेश्चन रहेंगे तो इनफ रहेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से इनफ होने चाहिए, और 57 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी है, तो टोटल लगा के चलिए कि अगर एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आपके 100+ क्वेश्चन यहाँ पे जाने वाले हैं। आकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ये क्या होता है? आकाश का नीला रंग हमें क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। मैं आपको एक बात बता दूं, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है कि अगर आपने पानी में कुछ चीज़ डाली और वो तल से ऊपर दिखाई दे रही है, वो भी एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन बोला जाता है अपवर्तन को। रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है। और जो आपका क्या है, तालाब में जो तल से ऊपर पानी दिखाई देता है कि हाँ भाई ये तो इतना डेप्थ नहीं है, इतनी गहराई नहीं है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, प्रकाश का माध्यम होता है बेसिकली ये प्रिज्म है, और यहाँ से अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो आपको पता है ना, विबग्योर एक नाम की चीज़ होती है, विबग्योर। तो रेड जो कलर होता है वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है, सॉरी रेड नहीं, वॉयलेट कलर यहाँ से शुरू होता है, और रेड का सबसे कम होता है, विबग्योर की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बैंड होता है। उस पर बाद में चलेंगे, वो ये क्वेश्चन आएंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत जो सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, अलग अलग दिशा में। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग। बैंगनी रंग, वही मैंने बताया। देखो, मान लो कि एक कांच है या प्रिज्म लगा लो आप, इससे अगर आपने कोई चीज़ गुजारी या प्रकाश का गुजरना, तो यहाँ से रेज निकलेंगी। ये जो होंगी ये विबग्योर बनाएंगी। विबग्योर अलग अलग होता है, आप सभी को पता है। वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, VIBGYOR। लाल का सबसे कम और बैंगनी का सबसे ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान रखिए, और ये स्कैटरिंग का पार्ट है। निम्न 4 शब्दों में से 3 किसी प्रारूप में एक समान है, चौथा भी नहीं। ये एक तरफ से लगाएं तो हमें ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट लगा लीजिए। प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, मेडुला है। हम सबको पता है प्यूपिल, आइरिस और कॉर्निया ये क्या है, हमारे आई के पार्ट है। और मेडुला क्या है? मेडुला हमारा एक किडनी का पार्ट है, वृक्क का पार्ट है। तो मेडुला अलग है। अच्छा, अगर कोई आंख दान करता है तो आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रैकोमा के दौरान कौन सी अंतरिका प्रभावित होती है? ट्रैकोमा एक रोग होता है जो कि आंखों से संबंधित होता है, तो नेत्र जो है ये अंतरिका प्रभावित होती है हमारी। बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है, बैक्टीरिया मतलब आंखों में जलन हो जाना, तो ये क्या है, संक्रमित करता है, और ये एक नेत्र रोग है, आंखों पर असर करता है। प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को परावर्तन कहते हैं और रिफ्रैक्शन को कहते हैं आपका अपवर्तन। अगर आपतन कोण का मान इफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान में बना आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, इससे अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। प्रकाश का जो रास्ता होता है वो विरल से सघन में होता है, लेकिन अगर कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो प्रकाश नहीं जाएगा आगे, वो वापस ही किस में आ जाएगा,
सघन माध्यम में आ जाएगा, सघन से विरल में जाता है, सॉरी। तो ये किस में आ जाएगा, सघन माध्यम में वापस आ जाएगा और इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो हमारा रोड पर ऐसे लगता है, अगर आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कि आगे बिल्कुल फ्लैश रोड है, पानी है शायद आगे रोड पे, नहीं, वो पानी नहीं है, वो एक तरह से क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? मैं आपको एक बात बता दूं, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो देखो, दूर दृष्टि दोष में इसके लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं और इसके लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, ये छोटा है तो इसके लिए छोटा लेंस, ये बड़ा है तो इसके लिए बड़ा लेंस। दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं और हाँ, और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में आपको, एक सेकंड, मैं गलत हूँ शायद, ये अपोजिट होते हैं। दूर दृष्टि दोष में इसमें आपको निकट की चीज़ें, दूर की चीज़ें दिखाई देती। एक सेकंड भाई, गलत हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे ही देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ होता है, ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसी में आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ये रहा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं, जो भी दोष होगा ना उसी की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। मतलब अगर आपको निकट का दोष है, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, परंतु अगर आपको निकट का दृष्टि दोष है तो पास की चीज़ें तो दिखेंगी और दूर की नहीं दिखेंगी। तो इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, जो आपकी इमेज बनेगी, वो रेटिना से आगे ही बन जाएगी, इसीलिए ये होता है। तो लेंस की गोलाई बढ़ाई जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ाई जाती है, और इसमें यूज़ किया जाता है आपका अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें तो दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। ऐसे ही दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की चीज़ें दिख जाएंगी लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी, और उसके लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। मरीचिका का उदाहरण, अगेन द सेम क्वेश्चन, ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि का भ्रम है जिसमें प्रेक्षक, मतलब जो ऑब्जर्वर है, अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब और अन्य आकार के विपुरण देख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मरीचिका एक आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। लेंस किससे बनता है? लेंस हमारा फ्लिंट कांच से बनता है, ऑप्शन डी। प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संरचना का सिद्धांत कौन सा होता है? अगर प्रकाशीय फाइबर है तो उसके माध्यम से जो संचरण होगा उसका माध्यम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है। ये एक वो होती है जो मतलब ये फाइबर की बनी हुई होती है, इसमें करंट नहीं आता है, समुद्र के नीचे से बिछाई जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसी से हमारा क्या होता है, माध्यम का संचरण होता है। प्रकाशीय फाइबर, प्रकाशीय तंतु फाइबर भी बोलते हैं इसको। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए किया जाता है? तो अगर दर्पण में आपको रजतीकरण करना है, रजतीकरण एक प्रतिबिंबित पदार्थ के साथ ग्लास की कोटिंग की एक केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर को हम Ag ही तो बोलते हैं, गोल्ड को हम Au बोलते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज़ होता है। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का, ये हम कर चुके हैं, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज़ होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? अगर एक प्लेन मिरर है और उसमें जो भी इमेज बनेगी तो उसका आकार कैसा होगा? तो आपकी जितनी वस्तु होगी उसके इक्वल ही रहेगी, बराबर रहेगी। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब
काल्पनिक होता है, मतलब इमेजिनरी है, वस्तु के आकार में बराबर होगा लेकिन आपका लेटरल बनेगा। घर में रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा होता है उसमें खड़े होकर देखना, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो शीशे में भी दूर ही जाते जाओगे, और लेकिन ये इमेजिनरी बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई छोटा है या लंबा खड़ा है तो वो लंबा ही दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, आपकी हाइट उतनी ही दिखाई देगी, लेकिन उल्टा बनता है। अगर राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट उठाओगे तो राइट दिखेगा। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो तारों का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन पर डिपेंड करता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का जो प्रकाश होता है वो अपवर्तित होकर नेत्र तक पहुंचता है, जिसके कारण तारे अपनी वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देते हैं, और ऐसा बार बार होता है, अगेन एंड अगेन द सेम प्रोसेस विल बी होता रहेगा, तो जिससे कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश के अन्य जो रंग होते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं और आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हमें काला दिखाई देता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का यूज़ किया जाता है प्रकाश के लिए, क्योंकि लाल रंग में स्कैटरिंग जो होती है लाल रंग में वो सबसे कम होती है, न्यूनतम विक्षेपण होता है, जबकि बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है। क्योंकि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो ज़्यादा होती है, इस रंग का जो स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन होगा और विक्षेपण होगा वो न्यूनतम होगा, और यह बिना प्रवर्तित हुए हमारे नेत्रों तक पहुंच जाती है। समझ गए? प्रकाशिक तंतु ये वही है जो प्रकाशिक तंतु अभी हम पढ़ के आए हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर होता है, उसी परिघटना पर है। देख लीजिए क्या बोला है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के वह कोण जो सघन माध्यम में बना आपतन कोण है, विरल माध्यम से अपवर्तन कोण का मान 90 होता है और इससे अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन में ही लौट आएगा, और इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए भाई? आगे, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ प्रकाश की संबंधित घटना कौन सी है? ऑब्वियसली हाँ, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था, ये स्कैटरिंग का पार्ट है हमारा, प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, वही है सेम, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, लाल का सबसे कम, ये याद रखिएगा। आकाश में नीले रंग के प्रतीत होने का कारण, ये अगेन यही आ गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा साया अपने ही आकार का प्रतिबिंब देखना है तो उसे कौन से आईने का प्रयोग करना चाहिए? अभी हम पढ़ के आए हैं, इसे समतल प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, इमेजिनरी होगा, लेकिन आपकी ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ का होगा, और लेटरल इन्वर्स होगा, उल्टा होगा। आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये सेम क्वेश्चन है भाई। एक जलाशय 2 मीटर गहरा लगता है और इसकी वास्तविक गहराई निकालिए। देखो, आभासी गहराई मतलब इमेजिनरी जो आपको दिख रही है, वास्तविक गहराई अपॉन अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई हमें दे नहीं रखी, पूछ ही रखी है, आभासी हमें दे रखी है 2 मीटर की, वास्तविक हमें निकालनी है। अपवर्तनांक, इसमें भाई ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए 1.33, और ये हमें निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 2.66 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। आपको यूनिट याद रखनी है 1.33 अपवर्तनांक, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किस कारण होता है? प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन के कारण। सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और सबका अलग अलग अपवर्तनांक होता है, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। हमें पता है जो सफ़ेद रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, और सभी 7 रंगों का विभिन्न अपवर्तनांक होता है, ये बात सच है। सफ़ेद जो प्रकाश होता है वो सप्तवर्णी होता है, इनके 7 रंगों का अपवर्तनांक होता है। ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका अपवर्तनांक। बैंगनी का क्या होता है? सबसे ज़्यादा 1.521, पीले का 1.511, आसमानी 1.518, संतरी 1.505, नीला 1.516, और जो आपका हरा है 1.515, और लाल का सबसे कम 1.509। पौधे हरे रंग के होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें हरे रंग के प्रकाश का, वो क्या करते हैं, हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो यही है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, आपतन कोण परावर्तन कोण का मूल्य एक समान होता है।
10th की या 9th की साइंस उठा लेना, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस चीज़ के। प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान समान, एक होता है वक्रता केंद्र आपका जो सेंटर होता है, एक होता है फोकस और एक होता है आपका ध्रुव। ये सभी जब एक सीध में होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल की वैल्यू दे रखी है, पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है, प्रकाश की द्रव में चाल पूछी है। तो ये न्यूमेरिकल है आपका। अगर माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालना है, दे रखा है, प्रकाश की द्रव में चाल पूछी है, वेग पूछा है, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक ये फिक्स है भाई, माध्यम का अपवर्तनांक ये इतना ही है, इसमें भी इतना ही, उतना ही इसमें भी। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये रखिए, बटे हमें प्रकाश का वेग तो निकालना है, तो इसको जब हम इधर ले आएंगे तो ये इससे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ऊपर वाली संख्या डिवाइड होती है, अगर नीचे होता तो मल्टीप्लाई होता। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर रहेगा। प्रकाश में द्रव की चाल फिक्स्ड है, वैसे भी कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष, लेकिन देखो वैल्यू आपकी प्रकाश की चाल दे रखी है और अपवर्तनांक 4/3 ये निकालना है। देखो अपवर्तनांक 4/3 जब हम निकालेंगे तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1.33 ही आएगा। दूरदृष्टि दोष किस लेंस का, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दूर छोटा शब्द है, उत्तल भी छोटा है, निकट बड़ा शब्द है, अवतल भी बड़ा है। दूरदृष्टि दोष में दूर का तो दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता, इसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब हमारा रेटिना के आगे बन जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के भी कारण है, लेंस की गोलाई कम होना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ना और लेंस की क्षमता बढ़ जाना। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें परिवर्तन आते हैं किस चीज़ के। अगर प्रकाश की कोई किरण है आपकी ऐसी पारदर्शी माध्यम, मतलब एक शीशा लगा लीजिए, उसमें प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन आते हैं, केवल आवृत्ति बदलती है, तरंग दैर्घ्य वो वेग या वेग और आवृत्ति। तो जब हमारा प्रकाश अपवर्तन के समय प्रकाश के वेग में अंतर आता है, अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग परिवर्तित होता है, चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है v = v लैम्डा, मतलब वेलोसिटी वेग = आपका आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। इस सूत्र से स्पष्ट है कि वेग में परिवर्तन से तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा। हालांकि सूत्र के अनुसार आवर्ती में भी परिवर्तन होना चाहिए, परंतु यह सर्वविदित है कि आवर्ती प्रकाश के स्रोत पर निर्भर होती है, ना कि माध्यम पर। इसीलिए आवर्ती नहीं बदलती, केवल क्या बदलेगा, आपका तरंग दैर्घ्य बदलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा तरंग दैर्घ्य और वेग ये दोनों बदलेंगे, आवर्ती नहीं बदलेगी। एक वस्तु है जो कि 20 सेंटीमीटर आपकी वर्क त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। ये फॉर्मूले होते हैं भाई, आपको करना पड़ेगा। ये लेंस के फॉर्मूले अलग होते हैं, मिरर के अलग होते हैं। ये आपका है मिरर का फॉर्मूला 1/u = आपका फोकस और प्लस आपका v। फोकस जो है वो हमेशा रेडियस के आधा होता है, फोकस = r/2, जिसमें हमें त्रिज्या दी है 20 और ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा /2 करने के बाद। तो हमारी जो u आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब 1/10 = ऊपर देखो क्या दिया है, कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 1/10 = 1/10 प्लस 1/v। हमें तो 1/v निकालना है, तो ये जब वैल्यू इधर आएगी तो ये -1/10 और -1/10। तो ये आप यहाँ से सोल्व करोगे तो -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो आवर्धन आएगा वो -5/10 आएगा, एलसीएम 10 ही आएगा इसमें, और ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, आगे जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो ये क्या कहलाता है, इसी को तो अपवर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पे प्रकाश मुड़ गया, सॉरी एक ही लाइन में जाएगी, अगर यहाँ पे प्रकाश मुड़ गया तो इसी को तो अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। प्रकाश एक
प्रकाश का जो पथ है वो सीधी रेखा का होता है, परंतु जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पथ से भटक जाता है और इसी भटकन को हम अपवर्तन कहते हैं। एक आवर्धन लेंस मैग्नीफाइड ग्लास एक प्रकार का कैसा लेंस होता है? तो ये एक उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे कहेंगे। ये डिप्टी रेंजर 2015 कैटेगरी 11 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। गाड़ियों का जो रियर व्यू मिरर होता है उसका कौन सा दर्पण वहाँ पे लगा होता है? तो जो उत्तल दर्पण होता है गाड़ियों में लगा होता है, जिसमें आपको दूर से आ रही गाड़ी दिखती है और छोटी दिखती है। इसमें जो इमेज बनती है वो वास्तविकता से छोटी बनती है। विज्ञान की एक शाखा जिसका संबंध मानवीय आंखों द्वारा देखे गए प्रकाश के माप के साथ होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे फोटोमेट्री कहा जाता है। ये आपको सही नहीं दिख रहे होंगे, मेरे को भी ऐसे ही दिख रहे हैं। विज्ञान की एक शाखा जिसका संबंध मानवीय आंखों द्वारा देखे गए प्रकाश के माप के साथ होता है, इसे फोटोमेट्री कहा जाता है। रेडियोमेट्री क्या होता है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने की शाखा। ऑप्टोमेट्री आंखों की जांच से संबंधित विज्ञान शाखा। और स्पेक्ट्रोमीटर होता है स्पेक्ट्रम का ज्ञान, उससे संबंधित वैज्ञानिक शाखा या विज्ञान शाखा। एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य का प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, प्रसार कहते हैं, विप्रवर्तन कहते हैं या विभाजन है। अगर कांच के मिरर से सूर्य का प्रकाश गुजर रहा है तो इसको प्रसार कहा जाता है, ध्यान रखिए। प्रसार को हम विक्षेपण या परिक्षेपण भी कहते हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा प्रकाश हमेशा ये सीधी रेखा में काम करता है, लेकिन जैसे ही अगर रास्ते में कुछ आ गया तो वो भटक जाता है और इसी भटकन को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश डैश से गुजरता है तो 7 रंगों में प्रिज्म, ध्यान रखिएगा, प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है अलग अलग, और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा, लाल रंग सबसे कम, और इसी में टूटना विक्षेपण कहलाता है। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण? अभिसारी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग कहा जाता है और अवतल को आपका कन्वर्जिंग कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, मतलब फोकस्ड होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी एक साथ आपको बहुत बड़ी इमेज में दिखाई देगी। उत्तल दर्पण जो होता है एक बड़े उसको पार्टिकल्स में तोड़ के आपका दिखाई देगा। तो डॉक्टर जो गले में देखने के लिए यूज़ करते हैं वो आपका अवतल कन्वर्ज कर देता है, चीज़ों को जोड़ देता है, और उत्तल जो है वो डाइवर्स कर देता है, बिखरा देता है। एक अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा? अवतल लेंस में हमेशा एक इमेजिनरी और एक सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से पढ़िए क्या लिखा है। अवतल लेंस जो सदैव आभासी, इमेजिनरी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा ही बनेगा, जबकि उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा और आभासी, सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। देखो उत्तल में तो उल्टा और आभासी बनेगा और सीधा भी बनेगा, ठीक है। जैसे अगर वो होता है ना एम्बुलेंस का जो वो वर्ड है मतलब वो इसीलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि मिरर में या गाड़ी चलाने वाले को वो बिल्कुल सीधा दिखे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। हल्नी से याद कर सकते हैं, ट्रिक होती है। जो हमारे प्राइमरी जो कलर होते हैं लाल, हरा और नीला, इन रंगों से मिलकर सारे रंग बनते हैं। कौन से प्राथमिक रंग नहीं हैं? तो अरे ये क्या ऊपर प्राथमिक वर्ण है, ठीक है, ये प्राथमिक वर्ण है भाई, और रंग नहीं होते, वर्ण है लाल, हरा, नीला, और रंग नहीं होते लाल, हरा, नीला, ये कोई प्राथमिक रंग नहीं होते। दिया हुआ है इसमें। फिल्म को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में, फिल्म जो हम देखते हैं, देखो द्विफोकसी लेंस, ये बाईफोकस लेंस जिसे कहते हैं, जिसमें दूरदृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष, ना तो निकट की चीज़ें दिख रही ना दूर की, तो उनको तो ये लेंस लगता है। उत्तल लेंस आपका दूरदृष्टि दोष में, अवतल लेंस आपका निकट दृष्टि दोष में। तो और फिल्म को देखने के लिए हम पोलराइड्स जो लेंस होते हैं, चश्मे होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतने किलोमीटर है, प्रकाश की चाल इतनी है, तो ये इसके अपॉन में करके यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा है 500 सेकंड्स, और तो आपका यहाँ पे 8 मिनट 18 सेकंड्स। आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों? अभी तो पढ़ के आए, जो हमारा वातावरण द्वारा विकिरण के चुनिंदा फैलाव के कारण जो रेडिएशंस होती हैं, जो यहाँ पे डाइवर्जन होगा,
या जो फैल जाएंगी रेडिएशन। आसमान नीला, अच्छा आसमान के बारे में बात कर रहे हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? एक तो है वातावरण द्वारा विकिरण के चुनिंदा अवशोषण, अवशोषण तो होने के बाद काला रंग दिखाई देता है, ये फैलाव होने के कारण, हाँ जब स्कैटरिंग हो जाती है, फैलाव हो जाता है, परावर्तन नहीं आएगा इसमें, अवशेषण की कोई बात नहीं है, और फैलाव जब हो जाता है, स्कैटरिंग जो हो जाती है, उसके कारण बी ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब क्या होता है? जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये क्या क्रिया होती है? जब आयुक्त आवर्ती के प्रकाश द्वारा प्लेट को विकिरण देते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित आवर्ती के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है साइंस का। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? देख लो, विब ग्योर, 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से, तो ग्रीन कलर होगा, तो ग्रीन कलर है, ठीक है। एक समतल उत्तल लेंस की जिसकी वक्रता त्रिज्या है 400 mm और अपवर्तन सूचकांक है 1.5, फोकल की लेंथ पूछी है। सूत्र आपको आने चाहिए, लेंस का फॉर्मूला लगाना है, फोकल लेंथ पूछी है तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा 1/r1 - 1/r2। वैल्यू रखिएगा, ये यहाँ पे r1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली टू r2 इज इक्वल टू -r, 1/f u - 1, और ये इन्फिनिटी है, प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्फिनिटी, -1/r। तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई, इस फॉर्मूले के द्वारा आपको निकालनी आनी चाहिए। ऊपर लिखा है 400 mm है, तो इन्होंने यहाँ पे ले लिया फोकल। पहले आप ये फॉर्मूला ही देख लीजिए, r/u - 1 0.400/1.5 - 1 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ना आप 10th में, यकीन मानिए साइंस की बुक है, उसमें लेंस वाला चैप्टर है, लेंस एंड मिरर, वहाँ से कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसकी फोकल लंबाई से दुगनी से अधिक दूरी पर रखा गया तो कैसे इमेज बनेगी? कोई ऑब्जेक्ट है जो आपने उत्तल लेंस के अक्ष पर, इसकी जो फोकल लंबाई है उसके दुगनी से अधिक दूरी पर रखा है तो क्या होगा? ये वास्तविक बनेगा और उसी प्रकार का बनेगा। कैसे? उत्तल लेंस में वस्तु जब हमारी f1 और 2f1 के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब 2f से बाद में बनता है। जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तो 2f2 पर वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्या बोला है कि अगर वस्तु f1 और 2f1 के बीच रखी जाएगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो 2f से पीछे बनेगा, लेकिन जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है 2f2 पर रखा जाएगा तो वास्तविक बनेगा और उतने ही आकार का बनेगा। और यही पूछा है दुगनी से अधिक दूरी पर, ठीक है, दुगनी से अधिक दूरी पर, मतलब 2f1 के ऊपर, 2f2 के ऊपर रखी जाए। एक तो होता है f1, एक होता है 2f1 और एक होता है 2f2, तो इससे दुगनी दूरी पर रखा जाए तो यहीं पे बनेगा, और यहाँ पे रख दिया तो फिर यहाँ पे बीच में बनेगा। ये कुछ क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। प्रकाश की एक किरण पानी में कांच के एक स्लैब से गुजरती है, जैसे ये पानी में से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो गति और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो दोनों ही घट जाएंगे। कैसे? प्रकाश अपवर्तन के समय प्रकाश के वेग में अंतर आता है, अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग भी चेंज हो जाता है, जैसा सूत्र में दिया है v = v लैम्डा, मतलब आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। वेग में परिवर्तन से तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा, हालांकि सूत्र के अनुसार आवर्ती में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में होगा और तरंग दैर्घ्य में होगा। परंतु ये सर्वविदित है कि आवर्ती प्रकाश के स्रोत पर निर्भर है, ना कि माध्यम पर, इसीलिए आवर्ती नहीं बदलती। तो तरंग दैर्घ्य बदलेगा और वेग बदलेगा। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी करके आए हैं, तो दोनों ही घट जाएंगे। एक वस्तु जिसका आकार 1.2 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस के सामने रखी गई है, जिसकी दूरी 16 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन चिन्ह में सम्मेलन के अनुसार लेंस द्वारा निर्मित चित्र v की दूरी और आवर्धन क्या होगा? ये यहाँ पे निकाल रखा होगा। ये देखो, उत्तल लेंस के सूत्र के अनुसार 1/फोकस जो होता है 1/v + 1/u होता है। इसका मतलब u = वस्तु की लेंस से दूरी कितनी है, v आपकी जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है, और f का मतलब फोकल।
तो यहाँ पर जब ये निकालेंगे, यू दे रखा है 16 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूले में रख दो एफ़ की वैल्यू 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/16। जब आप 1/v इधर निकालोगे और ये एलसीएम वगैरह लेके करोगे तो 48 सेंटीमीटर आएगा। आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो -v/v इज इक्वल टू -48/16 आ जाएगा। v की वैल्यू नीचे है तो -3.0 आएंगे भाई क्वेश्चन यहाँ उत्तर लो। ये क्वेश्चन तो ज़रूर देंगे फोकल लेंथ वाले। एक सरल माइक्रोस्कोप यंत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है, तो सरल में हम उत्तर लेंस का यूज़ करते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस होता है और बोलचाल की भाषा में इसे बिल्लौरी कांच कहते हैं। इससे हम बचपन में कार्बन जलाया करते थे। एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते समय वास्तविक और उल्टे बड़े हुए हैं छवि को प्राप्त करने के लिए। एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए वास्तविक और उल्टे बड़े हुए छवि को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए। मतलब क्या बोला है कि आपने एक ऐसी छवि प्राप्त करनी है जो वास्तविक और उल्टी बने, तो इसे F और 2F के बीच में रखें। ये टेबल है, इस टेबल का ले लेना स्क्रीनशॉट लो। अगर वस्तु आपने रख दी इन्फिनिटिव अनंत पर तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी F2 पर। अगर वस्तु रख दी 2F से पीछे तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच। 2F2 पर रखी 2F पर रखी तो 2F2 पर बनेगा। अगर F1 और 2F के बीच में रखी तो 2F2 के बाद बनेगा। F1 पर रखी तो इन्फिनिटिव पे बनेगा और 0 और F के बीच में रखी तो वस्तु की ओर बनेगा। आकार कैसा, अगर अनंत पर चीज़ रखी है तो वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। 2F1 से परे रखी है तो वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। अगर 2F पर रखी है तो वास्तविक बनेगा, बराबर का बनेगा और उल्टा बनेगा। 2F और F1 के बीच है तो वास्तविक बनेगा, बड़ा और उल्टा बनेगा। इन दोनों में सेम बनेगा। F1 पर रखी है तो अनंत पर बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। 0 और F2 के बीच में रखे तो आभासी बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा। 2-3 क्वेश्चन है। कार के हैंड लैम्प में किस प्रकार का दर्पण यूज़ होता है। कार के हैंड लैम्प में पैराबोलिक अवतल का यूज़ होता है। कार की हेडलाइट में प्रवलय दर्पण और कार के साइड मिरर में उत्तल लेंस। मैंने आपको बताया था कि साइड मिरर में उत्तल लेंस का मतलब जो आपको डाइवर्स करके दिखाता है, चीज़ों को अलग अलग दिखाता है, और जो हमारा अवतल होता है वो कन्वर्स करके डॉक्टर उसका यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F इज इक्वल टू R/2 ये पढ़ के आए हैं। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा कंट्रोल, जब एकदम से लाइट लगती है आँखों में, आँखें चौंधिया जाती, तो जो हमारा आइरिस होता है वो सिकुड़ जाता है और ये कंट्रोल करता है। प्यूपिल के चारों तरफ एक ऊतक बना होता है जो खुलकर बंद होकर प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। 57 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत रहेगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, फिर भी अगर भाई देखो मैं यही कहूँगी कि आप न्यूमेरिकल 9th-10th की साइंस ले लीजिए। जो भी न्यूमेरिकल के चैप्टर हैं हमारे, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको मोटर वाला चैप्टर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ये वाले चैप्टर भी मिलेंगे आपको, लेंस वाले भी मिलेंगे आपको, साउंड वाले भी मिलेंगे, लाइट वाले भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप का मैथ इतना अच्छा नहीं है या फिर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं कहूँगी तो फिर सही नहीं लगेगा। लेकिन देखो न्यूमेरिकल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हमसे बन भी जाए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी कर लो, अभी टाइम है। और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।